आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहने वाले जो लोग हैं बीजेपी हैं, ये मूलतः चर्च का एजेंडा लेके चल रही है। अभी जो कोई माहौल बना रहे हैं ये सब झूठ मूठ है। ये जब चुनाव आते हैं तो जो जैसे बारिश आती है मेंढक जो है ना ट्रेन तय करते हैं, उस तरीके से ये सारे कर रहे हैं। मुझे लगता है राजकुमार रोज मूल रूप से बीजेपी चर्च का एजेंडा लेकर चल रही है और चर्च के एजेंडा मुझे लगता है भारत हिंदू राष्ट्र में चल नहीं सकता, ये मेरा मानना है। बाप पार्टी तो मानगढ़ से उदयपुर या दिल्ली तक की एक यात्रा का भी प्रस्ताव बना रही है देखिए अरावली बचाओ को लेकर। देखिए बीजेपी क्या है इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ। जनता जनार्दन को मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, ये जिस विषय को लेकर आए थे वो ये कह रहे थे कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ना ये लोकसभा को मानते ना विधानसभा को मानते, तो ग्राम सभा को मानते। ग्राम सभा तो उन्होंने छोड़ दी, लोकसभा के पहुंचनी पकड़ ली लोग, और उसके बाद विधानसभा में पकड़ ली, विधानसभा में प्रश्न पूछ लिए, और उसके बाद रहने वाले तो बांसवाड़ा के प्रश्न पूछते हैं, सवाई माधोपुर के डील करते हैं। जयपुर में ऐसी भी आती है पकड़ के ले जाती है, 20 लाख रुपया पकड़ दी, 2.5 करोड़ में सौदा होता है। ये सौदेबाज है। माइनिंग एरिया बढ़ेगा भी तो 0.1% बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 1.8% के आसपास है, तो 2% से भी नीचे रहेगा ही। बाकी 98% अरावली को कुछ नहीं होना। जैसी अरावली सुंदर है, जैसी अरावली वृक्षों से आच्छादित है, वैसी ही वैसी रहेगी। आप भ्रमित करने वाले तो हैं जिन्होंने ये कहा कि सेव अरावली नाम का एक फोटो है उसको अपनी डीपी पे लगाओ। कांग्रेस के यहाँ के बड़े नेता हैं वो भी कर रहे हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अरावली मेरे लिए आन बान शान है, अरावली मेरे लिए माँ है, अरावली मेरे लिए आवास है, मेरा अपना घर है, मेरे पुरखों का निशानी है। आप 2 वर्ष की जो सरकार की जो नीति चली है, जो कार्य प्रणाली चली, उसको 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 2018 सुनिए 2000 भ्रष्टाचारी तो आप समझिए कि जिन्होंने पेपर आउट किए थे 133 तो जेल में बैठे, उसमें आरपीएससी का मेंबर भी है, और कांग्रेस के कांग्रेस सरकार में कमी है ना, यहाँ पर किसान लाइन में लग रहा है। आप बात को समझिए, जब देश में बारिश बहुत अच्छी होती है तो खास एरिया बढ़ता है, खेती का क्षेत्र बढ़ता है। यूरिया और दूसरा डीएपी जितना खाद है वो पिछले साल में जितना कंज्यूम होता है उससे ज्यादा सरकार ने रिलीज किया है। बात को समझिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस ने 2018 से 2023 में जितना काम किया उससे ज्यादा काम तो 2 साल में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने कर लिया, डबल इंजन की सरकार ने कर लिया। सरकार के इतने अच्छे काम है जिसको जनता तो देख रही है, और आने वाले चुनाव में कमल के फूल को ठप्पा लगाने वाली है जनता। लेकिन कांग्रेस क्योंकि भ्रम की खेती करती है, यही इनके पास एकमात्र तरीका बचा है। इसलिए 2 साल की उपलब्धियों को धूमिल कैसे किया जाए, इसलिए छोटे मोटे अरावली और ऐसे षड्यंत्र जलाकर थोड़ा माहौल बना रही। मुझे लगता है ये चलने वाला है। अच्छा जी, आपने उपचुनाव देखे, 8 उपचुनाव हुए, भाजपा कितने पे जीती आपको पता है? 5 पे जीती। ये रिकॉर्ड है, रूलिंग पार्टी कभी इस तरह के रिजल्ट नहीं रहे। लेकिन अब भुज में जीती बिल्कुल अलग में सांसें आती है सलूम्बर में। अब आप समझिए कांग्रेस जब खत्म होगी, सलूम्बर के परिणाम के बारे में चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को। 65,000 कॉमन इलेक्शन में लेती है 2023 में, और जब बाई इलेक्शन होता है तो घट के 27,000 पे आ जाते हैं। किसको चिंतन करना चाहिए? अशोक गहलोत साहब और उनकी टीम को करना चाहिए कि किस प्रकार से वो आपस में लड़ रहे हैं और किस प्रकार से खत्म हो रही है, और वोट शिफ्ट होकर कहाँ जा रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। सलूम्बर का आपने नाम लिया, मैं एक बात बता दूं, सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट 2023 के कॉमन इलेक्शन में आया था उससे ज्यादा आया, गेन किया है और चुनाव जीते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस के हमारे एक नेता मेवाड़ के एक वोट से आ रहे हैं, लेकिन सलूम्बर में भाजपा 1285 वोट जीती है, तो एक का 1285 गुना। आप इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त उदयपुर के लोकसभा सांसद मन्नालाल जी रावत हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार मयूर जी। सर, इन दिनों अरावली को लेकर जो एक चर्चा पूरे देश में, राजस्थान में विशेषकर उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। युवाओं के कई प्रदर्शन हो रहे हैं, कई पार्टियों के सर्व समाज के बैनर तले प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से अरावली को 100 मीटर के दायरे में बांधा गया, आपका क्या प्रतिक्रिया है इसमें? देखिए, ये जो कहा गया 100 मीटर के दायरे में बांधा गया, ऐसा कोई विषय नहीं है। विषय इसलिए नहीं है कि मैंने उस निर्णय को पढ़ा है जो 20 नवंबर का आया था। उस निर्णय का जो ऑपरेटिंग पार्ट है, ऑपरेटिंग पार्ट का मतलब होता है कि सरकार को करना क्या है, उसमें बिंदु नंबर 50 है, उसमें ये कहा गया है कि सरकार एक मास्टर प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाएगी। तो मास्टर प्लान तो अभी बना ही नहीं। जो मास्टर प्लान बनेगा उसके बाद सारी चीजें होंगी, लेकिन इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के उस रेफरेंस से और कुछ चीजें और रिसर्च की तो ये पता चला कि अगर माइनिंग एरिया बढ़ेगा भी तो 0.1% बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी 1.8% के आसपास है, तो 2% से भी नीचे रहेगा ही। बाकी 98% अरावली को कुछ नहीं होना। जैसी अरावली सुंदर है, जैसी अरावली वृक्षों से आच्छादित है, वैसी ही वैसी रहेगी। अरावली को कहीं कोई नुकसान नहीं है, ऐसा मैंने पढ़ा है और देखा है और समझा है।
जी, मतलब इतने लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कोई भ्रमित कर रहा है उन्हें? आप भ्रमित करने वाले तो हैं, जिन्होंने ये कहा कि सेव अरावली नाम का एक फोटो है उसको अपनी डीपी पे लगाओ। कांग्रेस के यहाँ के बड़े नेता हैं वो भी कर रहे हैं, माननीय अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। समझना ये चाहिए कि जो अरावली है वो गुजरात के खेड़ ब्रह्म से शुरू होती है और राजस्थान होते हुए हरियाणा और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाती है। दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, जो रायलसीमा है, वो अरावली की उस पहाड़ी का जो आखिरी सिरा है वहां पर बना हुआ है। लगता है ये पूरा जो क्षेत्र है उसमें जो खनन अभी भी हो रहा है वो खनन हो रहा है 2% से कम क्षेत्र में, और वो खनन राजसमंद में है, उदयपुर में है, कहीं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अरावली हमारी अपनी जान है, हमारी अपनी आन बान शान है, और अरावली जिस रूप में है उस रूप में रहनी चाहिए। मेरा तो एक मुख्य प्रश्न है, आप जिस इलाके के लोकसभा सदस्य हैं, अपने जो नज़दीकी इलाका है राजसमंद, ये दो ऐसे प्रमुख जगह हैं जहाँ पर खनन मुख्यतः होता है, क्योंकि माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मार्बल की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, ऋषभदेव में भी होता है। क्या वाकई में जो आप बता रहे हैं कि 0.2% जो खनन हो रहा है वही हो रहा है, उससे ज़्यादा कोई खनन नहीं? देखिए, ये दावे के साथ कह सकते हैं? बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ। जो ऑथेंटिक लीज लेकर कानून के दायरे में जो माइनिंग एक्टिविटी है वो इतनी ही है। कुछ अवैध माइनिंग है तो उसके बारे में भी उस निर्णय में कहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो सरकारों को ध्यान देना चाहिए। वो ये कि अवैध माइनिंग हो रही, अवैध माइनिंग के बारे में पहले भी बहुत सारे निर्णय आए हैं जो इकोलॉजी से जुड़े हुए हैं, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए हैं, फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, इसी से जुड़े हुए हैं, एफसी से जुड़े हुए हैं, ये सारे विषय हैं, ये लगातार आता रहा। अवैध माइनिंग एक जन विरोधी, वातावरण विरोधी, जलवायु परिवर्तन के लिए घातक एक विषय है और ये रुकना चाहिए। तो अवैध माइनिंग तो अपने आप में एक विषय है जिसको अलग अलग मंचों पर उठाना है। हम भी इसका विरोध करते हैं और सरकारों से आग्रह करते हैं कि इसको रोकना चाहिए। मन्ना लाल जी एक बहुत एजुकेटेड पर्सन है, एक अधिकारी वर्ग से आए हैं, वाकई में बताएं अरावली आपके लिए क्या है? अरावली मेरे लिए आन बान शान है, अरावली मेरे लिए माँ है, अरावली मेरे लिए आवास है, मेरा अपना घर है, मेरे पुरखों का निशानी है, और एक ऐसा जो भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से क्षेत्र कहें जहाँ देवी देवता है, गुरु शिखर से लगाकर ठेठ गलता जी तक, ये सारा हमारा अपना क्षेत्र है, संस्कृति का बहुत महान क्षेत्र है। महत्वपूर्ण ये भी है कि जो डेजर्ट फैलता है उसको रोकता है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जो वैध तरीके से कानूनी दायरे में जो माइनिंग एक्टिविटी चल रही है और यहाँ के जो उत्पाद हैं माइनिंग के, वे विदेशों में जा रहे हैं, वे साउथ में जा रहे हैं, वहाँ पर भी जाना चाहिए, लेकिन वैध दायरे में रहना चाहिए, और उसमें जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के बारे में जो गाइडलाइंस है उसकी पालना हो और वातावरण को नुकसान नहीं के बराबर हो, ये महत्वपूर्ण है, ये हम सभी की जिम्मेदारी है। आज आपसे एक वादा भी चाहते हैं, अगर वाकई में अरावली पे कोई संकट आया तो क्या अपनी पार्टी की मुखालफत करने को तैयार? देखिए, अगर अरावली पे किसी तरह का कोई संकट आया तो वे सारी व्यवस्थाएं जिनके लिए हमें बोलना चाहिए हम बोलेंगे, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो कांग्रेस का एक रॉन्ग नैरेटिव है उसको भी समझना चाहिए। जब राजस्थान राइजिंग राजस्थान की तरफ आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, और राजस्थान अपने आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है, राजस्थान में बालोतरा के पास में पोटास का बड़ा भंडार मिला है, बांसवाड़ा में सोने की वहाँ बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, ये सारी वैध दायरे में ये भी होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में जो हमारे जो उद्योग हैं वो पनपें और लोगों को रोजगार मिले। आपको मैं छोटा उदाहरण बताता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, 2015 में उन्होंने MMDR एक नया कानून लाया माइंस रेगुलेशन के बारे में। उसमें एक टर्म आया DMFT, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो DMFT जो ट्रस्ट बना, तो उदयपुर का जो ट्रस्ट है वो एक साल में लोकल खर्चा करने के लिए, अगर माइनिंग होती है जैसे जावर माइन से माइनिंग हो रही है लेकिन आसपास में पानी प्रदूषण खेती कुछ नुकसान हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए एक साल में लगभग 250 करोड़ रुपए आते हैं। उसके लिए वो भी महत्वपूर्ण है कि केवल माइनिंग एक्टिविटी होने की वजह से कोई बाहर जा रहा है ऐसा नहीं है, लोकल एक्टिविटी जो होती है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा व्यवस्था की। मुझे लगता है वो भी हमें समझना चाहिए। हमने पिछले 2 साल में लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का ऐसे प्लान बना के लोकल विकास के लिए काम किया, जिसमें वृक्षारोपण भी है, पुल है, पानी है, खेतीबाड़ी है, बीज है, सब कुछ दिया है। सरकार नए संसाधन खोदना चाह रही है तो ठीक है, पर जो संसाधन ऑलरेडी मिल रहे हैं, जैसे उमर डैम में यूरेनियम मिला, उसको लेकर सरकार का कोई रुख नहीं है अभी तक स्पष्ट। वहाँ पर जनता परेशान हो रही है क्योंकि उनको ना तो बैंक कोई लोन दे रहा है, उनकी जमीन ना तो कोई खरीद रहा है। अब वो लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके घर में कभी कोई आपका मयूर जी, आपने जो विषय, इस विषय को हमने उठाया, ये विषय मूलतः उमड़ा का जो रेलवे का यार्ड बनने वाला है मेंटेनेंस के लिए, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है सरकार का। मुझे लगता है उसको लेकर जब रेल मंत्री जी को कहा है हमने कि यूरेनियम है
तो फिर वहाँ दूसरी एक्टिविटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का। क्योंकि यूरेनियम का मतलब हुआ कि एटॉमिक एनर्जी के जितने भी प्लांट हैं उसके लिए जो फ्यूल है वो सब रॉ मटेरियल वो वहाँ से जाता है। और आपने देखा कि पिछले दिनों जो छोटे परमाणु संयंत्र हैं उसके लिए भारत सरकार ने एक नया कानून बनाया है, वो भी बहुत जल्दी आ रहा है। वो इसलिए भी है कि कोयले की वजह से जो ऊर्जा मिलती है हमें, उसका जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब कोयले को धीरे धीरे कम करना, नीचे धकेलना है और सोलर बेस पे, रिन्यूएबल एनर्जी के बेस पे, ये विंड एनर्जी के बेस पे जो एनर्जी है वो लाना, ये अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी है, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट भी है, पैक्ट भी है। तो मुझे लगता है उसको लेकर काम कर रहे हैं। आपको ये ध्यान होगा कि राजस्थान सोलर एनर्जी के मामले में भारत में नंबर 1 पे है और दुनिया को टक्कर दे रहा है। और 2030 तक लगभग 35% रिन्यूएबल एनर्जी करनी थी, उसको उस टारगेट को भी सरकार ने प्राप्त कर लिया है। यहाँ पे बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए तो आप बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस एक मिथक फैला रही है, चलो ठीक है, पर आपकी सबसे हितैषी पार्टी बाप पार्टी तो मानगढ़ से उदयपुर या दिल्ली तक की एक यात्रा का भी प्रस्ताव बना रही है इस अरावली बचाओ को लेकर। देखिए बीजेपी क्या है इस बारे में मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ। जनता जनार्दन को मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, ये जिस विषय को लेकर आए थे वो ये कह रहे थे कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। ना ये लोकसभा को मानते ना विधानसभा को मानते, तो ग्राम सभा को मानते। ग्राम सभा तो उन्होंने छोड़ दी, लोकसभा के पोस्टरी पकड़ ली लोग, और उसके बाद विधानसभा में पकड़ ली, विधानसभा में प्रश्न पूछ लिए, और उसके बाद रहने वाले तो बांसवाड़ा के, प्रश्न पूछते हैं सवाईमाधोपुर के, डील करते हैं जयपुर में, ऐसी भी आती है पकड़ के ले जाती है, 20 लाख रुपया पकड़ती है, 2.5 करोड़ में सौदा होता है। ये सौदेबाज है, ये संविधान की व्यवस्था को नहीं मानते। दूसरा, आदिवासी हिंदू नहीं ऐसा कहने वाले जो लोग हैं बीजेपी हैं, ये मूलतः चर्च का एजेंडा लेके चल रही है। अभी जो कोई माहौल बना रहे हैं ये सब झूठ मूठ है। ये जब चुनाव आते हैं तो जो जैसे बारिश आती है मेंढक जो है ना ट्रें करते हैं, उस तरीके से ये सारे कर रहे हैं। मुझे लगता है राजकुमार रोत मूल रूप से बीजेपी चर्च का एजेंडा लेकर चल रही है, और चर्च का एजेंडा मुझे लगता है भारत हिंदू राष्ट्र में चल नहीं सकता, ये मेरा मानना है। अंतिम और आखिरी सवाल, एक सांसद भी हैं और जो टॉप 543 व्यक्ति उसमें नाम शुमार है आपका देश में। मौजूदा जो सरकार है राजस्थान की सरकार अपने 2 वर्ष को लेकर जो आयोजन यहाँ पर कर रही है, आप 2 वर्ष की जो सरकार की जो नीति चली है, जो कार्यप्रणाली चली, उसको 10 में से कितने नंबर देते हैं? 10 में से 10 नंबर देता हूँ, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने 2018 सुनिए 2000 भ्रष्टाचारी तो आप समझिए कि जिन्होंने पेपर आउट किए थे 133 तो जेल में बैठे, उसमें आरपीएससी का मेंबर भी है। और कांग्रेस के सरकार में कमी है ना, यहाँ पर किसान लाइन में लग रहा है। आप बात को समझिए, जब देश में बारिश बहुत अच्छी होती है तो खास एरिया बढ़ता है, खेती का क्षेत्र बढ़ता है। यूरिया और दूसरा डीएपी जितना खाद है वो पिछले साल में जितना कंज्यूम होता है उससे ज्यादा सरकार ने रिलीज किया है। बात को समझिए। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस ने 2018 से 2023 में जितना काम किया उससे ज्यादा काम तो 2 साल में माननीय भजनलाल जी की सरकार ने कर लिया, डबल इंजन की सरकार ने कर लिया। सरकार की इतने अच्छे काम है जिसको जनता तो देख रही है, और आने वाले चुनाव में कमल के फूल को ठप्पा लगाने वाली है जनता। लेकिन कांग्रेस क्योंकि भ्रम की खेती करती है, यही इनके पास एकमात्र तरीका बचा है, इसलिए 2 साल की उपलब्धियों को धूमिल कैसे किया जाए, इसलिए छोटे मोटे अरावली और ऐसे षड्यंत्र चलाकर थोड़ा माहौल बना रही, मुझे लगता है ये चलने वाला नहीं। अच्छा, खुद अधिकारी शाही से आए हैं, अफसर शाही से खुद आए हैं। देश में प्रदेश में जो 1 वर्ष से चुनाव नहीं हो रहे हैं और एक अराजकता का माहौल है, अफसर शाही हावी हो रही है, नेताओं के पास जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए लोग भी उनके पास जा रहे हैं पर वो आप समझिए असमर्थ है। जिस प्रकार से राइजिंग राजस्थान का एक अवधारणा माननीय भजनलाल जी शर्मा ने चलाई, केंद्र का समर्थन है। आप समझिए उसमें कितने का एमओयू हुआ? 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 35 लाख करोड़ के, ठीक है। 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 8 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतरे हैं राजस्थान में, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स, जिसमें सोलर भी है, दूसरे सारे हैं। मुझे लगता है देश विकसित होने जा रहा है, राजस्थान विकसित भारत का हिस्सा बनने जा रहा है, और जनता जनार्दन का पूरा समर्थन है जी। आपने उपचुनाव देखे, 8 उपचुनाव हुए, भाजपा कितने पे जीती आपको पता है? 5 पे जीती। ये रिकॉर्ड है, रूलिंग पार्टी कभी इस तरह के रिजल्ट नहीं रहे। लेकिन अब ऊंच में जीती, बिल्कुल अलग में सांसें आती थी सलूम्बर में। अब आप समझिए कांग्रेस जब खत्म होगी, सलूम्बर के परिणाम के बारे में चिंता करनी चाहिए कांग्रेस को। 65,000 कॉमन इलेक्शन में लेती है 2023 में, और जब बाई इलेक्शन होता है तो घट के 27,000 पे आ जाता है। किसको चिंतन करना चाहिए? अशोक गहलोत साहब और उनकी टीम को करना चाहिए कि किस प्रकार से वो आपस में लड़ रहे हैं और किस प्रकार से खत्म हो रही है, और वोट शिफ्ट होकर कहां जा रहा है, ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन सलूम्बर का आपने नाम लिया, मैं एक बात बता दूं, सलूम्बर में भारतीय जनता पार्टी का जितना वोट 2023 के कॉमन इलेक्शन में आया था उससे ज्यादा आया, गेन किया है, और चुनाव जीते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कांग्रेस के हमारे एक नेता मेवाड़ के एक वोट से आ रहे हैं,
लेकिन सलोमर में भाजपा 1285 वोट जीती है, तो एक का 1285 गुना। आप इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए, तो ये थे जी। मन्ना लाल जी, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ पर करा कि जीत एक वोट से होगी, 1285 से जीता जो सिकंदर होता है। और साथ ही में स्पष्ट करा कि 2 साल की जो सरकार की उपलब्धियां है वो भी काफी अच्छी है। बाप पार्टी को एक बार फिर इन्होंने निशाने पर लेते हुए कहा है कि चर्च का एजेंडा लेके लोग यहाँ पर चल रहे हैं, और अरावली बचाओ को लेकर जो एक भ्रमक यहाँ पर फैलाया जा रहा है उसको भी लेकर इन्होंने काफी गहन चिंतन किया है। हालांकि बहुत सारे लोग जो बिल्कुल एक मत हैं और अरावली को बचाने के लिए आमदा है। हालांकि भाजपा का जो स्टेटमेंट है वो कुछ और कह रहा है, आम जनता कुछ और सोच रही है। अब ये देखना होगा कि वाकई में अरावली को लेकर क्या चिंतन किया जाता है, क्योंकि अगर आज अरावली हारी तो कल देश हारेगा। और जिस तरह से अरावली को बचाने के लिए आम युवक आगे आए हैं, आम समाज जन आगे आया है, पूरा देश आगे आया है, तो बिल्कुल अरावली यहाँ पर बचनी चाहिए। हमारा भी यही मत है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। चलिए, नमस्कार।